आप सबका आज की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, शासकीय कन्या पीजी महाविद्यालय उज्जैन। आज हम निर्दर्शन के प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। पहले हम निर्दर्शन के प्रकार संक्षेप में देखते हैं, फिर हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। निर्दर्शन का 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार कहलाता है संभावना निर्दर्शन विधि, दूसरा असंभावना निर्दर्शन विधि और तीसरा है निर्दर्शन के अन्य प्रकार। संभावना निर्दर्शन विधि के अंतर्गत पहला उसका प्रकार है देव निर्दर्शन। यह संयोग पर आधारित निर्दर्शन है। इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, साधारण देव निर्दर्शन, सीमित देव निर्दर्शन। और देव निर्दर्शन की जो पद्धतियां हैं उसमें लॉटरी पद्धति, कार्ड प्रणाली, टिपेट विधि, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली और ग्रिड प्रणाली सम्मिलित है। इसी संभावना निर्दर्शन विधि का दूसरा भाग है स्तरित या स्तरीकृत या वर्गीकृत निर्दर्शन। इसके 3 प्रकार हैं, समानुपातिक स्तरीकृत निर्दर्शन, असमानुपातिक स्तरीकृत निर्दर्शन और भारयुक्त स्तरीकृत निर्दर्शन। और इसी संभावना निर्दर्शन विधि का तीसरा भाग है बहुस्तरीय निर्दर्शन। इस निर्दर्शन का दूसरा प्रकार है असंभावना निर्दर्शन विधि। इसके 2 भाग हैं, उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन और आकस्मिक निर्दर्शन। और तीसरे हिस्से में हम निर्दर्शन के अन्य प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है स्वयं चयनित निर्दर्शन विधि और दूसरा है पुनरावृत्ति निर्दर्शन विधि। अब हम संभावना निर्दर्शन विधि और अन्य विधियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। संभावना निर्दर्शन विधि, इस प्रकार के निर्दर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को निर्दर्शन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर होता है। इससे प्रत्येक इकाई निर्दर्शन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है और उसको चयन के समान अवसर अन्य इकाइयों के समान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना बनी रहती है। अध्ययन से संबंधित विभिन्न विषय एक दूसरे से इतनी भिन्न प्रकृति के होते हैं कि केवल किसी एक विधि के द्वारा सभी प्रकार के समग्र में से एक प्रतिनिधि निर्दर्शन को प्राप्त करना संभव नहीं होता। अध्ययन क्षेत्र, इकाइयों की प्रकृति को देखते हुए संभावना निर्दर्शन विधि की अनेक विधियों में से किस उपयुक्त विधि के द्वारा निर्दर्शन प्राप्त करना हो चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समग्र की प्रकृति कैसी है, अध्ययनकर्ता के पास कितना समय, धन इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए है और उसके पास श्रम और अनुभव की उपलब्धता आदि का भी इसमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। संभावना निर्दर्शन विधि का पहला भाग है देव निर्दर्शन या संयोग निर्दर्शन। देव निर्दर्शन वह निर्दर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। यह विधि निर्दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता को समग्र में से कुछ इकाइयों के चयन की मनवांछित स्वतंत्रता नहीं होती, बल्कि
इकाइयों के चयन का कार्य कुछ विशेष प्रविधियों की सहायता से पूरी तरह संयोग पर छोड़ दिया जाता है। इकाइयों के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया संयोग पर होती है, इसलिए इसे देव या संयोग निर्देशन कहा जाता है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार देव निर्देशन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की संभावना प्रदान करती है। फ्रैंक येट्स कहते हैं, देव निर्देशन वह है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निर्देशन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो देव निर्देशन का वह प्रकार है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। देव निर्देशन के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? पार्टेन के अनुसार देव निर्देशन के लिए आवश्यक दशाओं में पहली दशा है, समग्र की सभी इकाइयां स्पष्ट होनी चाहिए और उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। आपका जो अध्ययन समूह है, उस अध्ययन समूह की स्पष्टता होनी चाहिए और उनकी किसी भी एक आधार पर सूची तैयार होना चाहिए ताकि उस सूची से आप देव निर्देशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। इकाइयों का आकार लगभग समान हो। अध्ययन की जाने वाली इकाइयां समान महत्व की, समान आकार की होनी चाहिए। तभी जो इकाइयां चुनी जा रही हैं, उनके अध्ययन के जो निष्कर्ष होंगे वह सभी समग्र पर लागू हो सकेंगे। प्रत्येक इकाई एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। प्रत्येक इकाई को निर्देशन में चुनाव का समान अवसर मिलना चाहिए। निर्देशन की प्रक्रिया ऐसी हो कि निर्देशन में समग्र की सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर हो, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अध्ययनकर्ता की प्रत्येक इकाई तक पहुंच सुलभ होनी चाहिए। निर्देशन में चुनी गई इकाइयों को ना तो छोड़ा जाना चाहिए और ना उनका प्रतिस्थापन करना चाहिए। सबसे अच्छा निर्देशन वह निर्देशन है जिसमें निर्देशन की सभी चुनी गई इकाइयों से सामग्री एकत्रित की जाए, ना तो किसी इकाई को छोड़ा जाए और ना ही उसके स्थान पर किसी दूसरी इकाई को चुना जाए। देव निर्देशन के दो प्रमुख प्रकार हैं। सुविधा की दृष्टि से इसे हम दो भाग में बांटते हैं। पहला कहलाता है साधारण देव निर्देशन और दूसरा सीमित देव निर्देशन। साधारण देव निर्देशन का वह तरीका है जिसमें संपूर्ण समग्र में से आवश्यक इकाइयों का चयन अव्यवस्थित रूप से बगैर उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखे किया जाता है। दूसरा है सीमित देव निर्देशन। सीमित देव निर्देशन में इकाइयों का चयन करने से पहले समग्र की सभी इकाइयों को कुछ वर्गों अथवा श्रेणियों में उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक इकाई में से आवश्यक संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। देव निर्देशन की प्रविधियों में पहली प्रविधि है लॉटरी पद्धति। देव निर्देशन की यह सबसे सरल प्रणाली है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें मोड़ लिया जाता है और इस प्रकार मोड़कर बनाई गई सभी चिटों को किसी एक बड़े बर्तन में डालकर उन्हें भली भांति हिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। इसके बाद किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति या अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं आंख बंद करके उतनी संख्या में चिटें निकाल ली जाती हैं
जितनी इकाइयां निर्देशन में सम्मिलित करनी है। देव निर्देशन के लिए यद्यपि इस प्रणाली का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन यदि समग्र की इकाइयों की संख्या बहुत बड़ी हो तो इस प्रणाली का उपयोग करना अधिक उपयुक्त नहीं होता। दूसरी प्रविधि है कार्ड प्रणाली। यह प्रणाली लॉटरी प्रणाली का ही एक संशोधित रूप है, जिसमें ड्रम प्रणाली अथवा टिकट प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर अंकित कर दिए जाते हैं। उन कार्डों या टिकटों को ड्रम में डालकर भलीभांति मिला लिया जाता है और फिर बार बार ड्रम को हिलाकर कार्ड निकाले जाते हैं, उतनी संख्या में जो आपके लिए आवश्यक हो। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक आवश्यक संख्या में कार्ड प्राप्त ना हो जाए। लॉटरी विधि में आंख बंद करके एवं कार्ड प्रणाली में आंखें खुली रखकर कार्ड निकाले जाते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय यह सावधानी रखना आवश्यक है कि सभी कार्डों का आकार, रंग, रूप और मोटाई समान हो, अन्यथा चयन में पक्षपात होने की संभावना होती है। अगला है प्रोफेसर टिपेट की संख्याएं। प्रोफेसर टिपेट ने 1927 में 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। इनमें कुछ संख्याएं आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। टिपेट प्रणाली का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों की क्रम संख्या के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके पश्चात टिपेट सूची के किसी भी पृष्ठ को खोलकर उसमें अंकित संख्याओं की सहायता से आवश्यक इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए 3 प्रमुख सावधानियां रखना आवश्यक है। पहली सावधानी, निर्देशन में 99 तक की इकाइयों का चयन करने के लिए सूची में दी गई संख्याओं के प्रथम 2 अंकों को एवं 3 अंकों वाली संख्या जैसे 100 से 999 तक में इकाइयों का चयन करने के लिए प्रथम 3 अंकों को आधार माना जाता है। यदि कोई संख्या इस प्रक्रिया में पुनः आ जाती है तो उस संख्या को छोड़ दिया जाता है। निर्देशन के लिए इकाइयों का चयन किसी भी एक क्रम से संबंधित संख्याओं के आधार पर किया जाना चाहिए। टिपेट की संख्याएं निर्देशन की दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक मानी जाती हैं और इनका उपयोग भी बहुत होता है। यह विधि अधिक परिशुद्ध है। समग्र का आकार बहुत बड़ा होने पर भी टिपेट प्रणाली के द्वारा सीमित निर्देशन प्राप्त किया जा सकता है। अगली प्रविधि है नियमित अंकन प्रणाली। इस विधि द्वारा निर्देशन प्राप्त करने के लिए समग्र की सभी इकाइयों को वर्ण क्रमानुसार अथवा अन्य किसी आधार पर सूचीबद्ध कर लिया जाता है। इसके बाद समग्र में से अनुपात के आधार पर अध्ययन हेतु इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। इसके पूर्व एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की संख्यात्मक दूरी को तय करना आवश्यक है। इस प्रणाली में इकाइयों का चुनाव नियमित क्रम के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे नियमित अंकन प्रणाली कहते हैं। जैसे यदि हमें 1000 के समग्र में से 100 इकाइयों को चुनना है तो आप 10वीं, 20वीं, 30वीं और इस क्रम से चलते हुए आप 100 इकाइयों को चुन सकते हैं। अगला है अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि द्वारा निर्देशन प्राप्त करने के लिए समग्र की सभी इकाइयों को वर्ण के क्रमानुसार अथवा किसी अन्य आधार पर
सूचीबद्ध करना आवश्यक है। प्रथम तथा अंतिम अंक को छोड़कर शेष सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों को चयनित कर लिया जाता है। जैसे 100 में से 10 छात्रों का निर्देशन करने के लिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी प्रकार के अन्य वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में से किसी भी एक इकाई पर सही का निशान लगा देते हैं और निशान लगाकर चयनित की गई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना रहती है। ग्रिड प्रणाली, इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। इसमें किसी प्रदेश या क्षेत्र में से अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है। पहले क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है, फिर नक्शे के आकार का ग्रिड, प्लेट अथवा किसी पारदर्शी धातु जैसे कांच आदि का सांचा तैयार किया जाता है। निर्देशन में कितनी इकाइयों का चयन करना है, इस आधार पर ग्रिड में वर्गाकार खाने या समान दूरी का ध्यान रखते हुए संख्याएं अंकित कर दी जाती हैं। ग्रिड पुनः मानचित्र पर रखा जाता है। सांचे पर अंकित संख्याएं या वर्गाकार खाने जिस स्थान पर आते हैं उन्हीं स्थानों को अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। देव निर्देशन प्रणाली निर्देशन का सबसे अच्छा तरीका है। यह वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। देव निर्देशन को प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की, और इन सभी का उद्देश्य अध्ययन के लिए इकाइयों के चयन में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना को कम से कम करना होता है। एक विशेष प्रणाली से जिन इकाइयों का चयन हो जाए, अध्ययनकर्ता को उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि अध्ययनकर्ता निर्देशन के माध्यम से चयनित की गई इकाइयों में बदलाव करता है तो इससे इस निर्देशन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। निर्देशन प्रणाली के गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका यही है कि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को अध्ययन के लिए चुने जाने का समान अवसर उपलब्ध होता है। दूसरा गुण और विशेषता है कि यह सबसे सरल विधि है, निर्देशन की सबसे सरल विधि, परंतु सरल होने के साथ साथ यह निर्देशन की वैज्ञानिक विधि भी है। इसमें निष्पक्षता का गुण है। पक्षपात की संभावनाएं बहुत सीमित है, बहुत कम है। इस प्रकार की निर्देशन की प्रक्रिया में कम समय, कम धन लगता है, कम परिश्रम की आवश्यकता होती है और बहुत शीघ्रता से निर्देशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार के निर्देशन से जो इकाइयां अध्ययन हेतु चुनी जाती हैं, वह चयनित इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जिसमें पहला है समग्र सूची का होना आवश्यक। निर्देशन प्रणाली, देव निर्देशन प्रणाली की प्रक्रिया का यह एक आवश्यक तत्व है कि समग्र की सूची का होना आवश्यक है। समग्र की सूची किसी भी आधार पर बनाई जा सकती है। वो किसी तिथि के आधार पर बनाई जा सकती है, वो किसी प्रतिशत के आधार पर बनाई जा सकती है, वो नाम के वर्ण के अनुसार बनाई जा सकती है, इत्यादि। दूसरा दोष है इसमें विकल्प की संभावना का अभाव होता है। जो इकाई चयनित की गई है उस इकाई का अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया का एक दोष यह भी माना जाता है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो इकाइयां चुनी गई हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इकाइयां छूट गई हों जिनका अध्ययन करना आवश्यक हो। कुछ विद्वान इसे अनुपयुक्त विधि कहते हैं। वो कहते हैं
कि यह विधि तभी उपयुक्त है जब समग्र बहुत छोटा हो, समग्र विविधतापूर्ण हो, समग्र में सजातीयता का अभाव हो और समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो। इन चीजों के, इन तथ्यों के होने पर ही यह विधि उपयुक्त विधि है, अन्यथा इसकी उपयुक्तता पर बहुत विद्वान प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देव निर्दर्शन के अंतर्गत संभावना निर्दर्शन की दूसरी विधि है स्तरीकृत या वर्गीकृत या कोटा निर्दर्शन। स्तरित निर्दर्शन को मिश्रित निर्दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग देव निर्दर्शन और सविचार निर्दर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्तरित निर्दर्शन का चुनाव करने के लिए सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा समग्र की सभी इकाइयों को कुछ विशेष स्तरों या श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों से देव निर्दर्शन की किसी भी उपयुक्त विधि, किसी भी उपयुक्त प्रणाली के द्वारा निर्धारित संख्या में इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। स्तरित निर्दर्शन में सामान्यतः प्रत्येक श्रेणी में से समग्र के अनुपात में इकाइयों का चयन किया जाता है। यदि हमें 1000 कृषकों का एक समग्र है, उसकी 4 श्रेणियां हैं: सीमांत कृषक, छोटे, मध्यम और बड़े कृषक, और उनका भाग क्रमशः सीमांत कृषक 580, छोटे कृषक 230, मध्यम कृषक 160 और बड़े कृषक 30। इस तरह कुल संख्या 1000 है। यदि हमें इनमें से चयन करना है तो हमने इन्हें विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में बांट लिया और फिर 10:1 के अनुपात में यदि हम चयन करेंगे तो पहले समूह से 58, दूसरे समूह से 23, तीसरे समूह से 16 और चौथे समूह से 3 इकाइयां चयनित की जाएंगी और इस प्रकार से हम 1000 में से 100 इकाइयों का चयन कर लेंगे। यदि हमने यहाँ स्तरित निर्दर्शन का प्रयोग नहीं किया होता तो संभव है कि सीधे देव निर्दर्शन करने में 1000 इकाइयों में जो 100 इकाइयां चुनी जाती, वो 100 इकाइयों में सभी इकाइयां सीमांत कृषक श्रेणी की हो सकती थी, क्योंकि उनकी संख्या 580 है। और अगर इस तरह फिर अध्ययन किया जाता तो उसमें जो बाकी के 3 वर्ग हैं, छोटे, मध्यम और बड़े कृषक, उनका अध्ययन नहीं हो पाता, उनके विचार सम्मिलित नहीं हो पाते और अध्ययन के निष्कर्ष समग्र पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते थे। तो स्तरीकृत निर्दर्शन या वर्गीकृत निर्दर्शन या कोटा निर्दर्शन, जिसे मिश्रित निर्दर्शन भी कहा जाता है, यह निर्दर्शन के लाभ को बढ़ाने की प्रक्रिया है। स्तरित निर्दर्शन में इसकी प्रक्रिया में कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। उसमें पहला है समग्र का विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण। जो संपूर्ण समग्र जिसका हमें अध्ययन करना है, उस संपूर्ण समग्र को उसकी विशेषताओं के आधार पर छोटी छोटी विभिन्न श्रेणियों में, जितनी भी श्रेणियां हों, में वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। जैसा कि अभी हमने कृषक समाज के संदर्भ में 1000 इकाइयों के संदर्भ में चर्चा की। दूसरा है प्रत्येक श्रेणी का आकार इतना बड़ा हो कि निर्दर्शन हेतु इकाइयों का चयन किया जा सके। हमने जो भी मापदंड बनाया है, जो भी पैमाना बनाया है, जो भी अनुपात बनाया है, उस अनुपात के आधार पर हम इकाइयों का चयन कर सकें। श्रेणी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए। विभिन्न श्रेणियों में पूर्ण सजातीयता होनी चाहिए। वो जो श्रेणियां हैं वह पूर्ण सजातीयता से संबंधित हों। विभिन्न श्रेणियों से इकाइयों का चुनाव समग्र के अनुपात में ही होना चाहिए। वर्ग स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। आप जिस भी समूह का अध्ययन कर रहे हैं
वह स्पष्ट हो, सुनिश्चित हो। वर्गों का निर्माण अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप हो। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्ग का निर्माण हम कर रहे हैं वह जाति के आधार पर होना चाहिए। स्तरित निर्देशन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। समानुपातिक स्तरित निर्देशन, प्रत्येक इकाई में से निर्देशन हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाए जिस अनुपात में वह वर्ग की कुल इकाइयों में या समग्र में हो। यह समानुपातिक स्तरित निर्देशन है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, तो जब हम विद्यार्थियों के समग्र में से अध्ययन करने के लिए इकाइयों का चयन करें तो सभी संकायों में समानुपातिक स्तरित निर्देशन होना चाहिए। दूसरा प्रकार है असमानुपातिक स्तरित निर्देशन। इस विधि में प्रत्येक वर्ग में से समान संख्या में इकाइयां चुनी जाती हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि उनका समग्र में क्या अनुपात है। तीसरा है भारयुक्त स्तरित निर्देशन। इस विधि में पहले प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं का चुनाव किया जाता है। उसके बाद अधिक संख्या वाले वर्गों की इकाइयों को अधिक भार प्रदान करके उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है ताकि निष्कर्ष की वैज्ञानिकता बनी रहे। यह भार उसी अनुपात में प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयां समग्र में होती हैं। भारतवर्ष में राष्ट्रपति का चयन इसी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। स्तरित निर्देशन के गुण: सभी वर्गों में से इकाइयों का समावेश होता है। छोटी से छोटे समूह में से भी इकाइयों का चुनाव किया जाता है और इससे निष्कर्ष यथार्थ होने की संभावना, सही होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें इकाइयों का प्रतिस्थापन सरल होता है। भौगोलिक केंद्रीकरण भी किया जाना संभव है और इस प्रकार के निर्देशन से और निर्देशन के पश्चात अध्ययन से भी समय एवं धन की बचत होती है। इस प्रकार के निर्देशन के दोष हैं: वर्ग निर्माण में अत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक है। यदि वर्ग निर्माण में थोड़ी भी असावधानी होती है तो हमारे निष्कर्ष प्रभावित हो जाते हैं। निर्देशन का आनुपातिक होना आवश्यक होता है। जिस अनुपात में समग्र में वह इकाइयां हैं उसी अनुपात में उनका चयन आवश्यक है। भार प्रदान करने में भी भारयुक्त स्तरित निर्देशन में पक्षपात होने की थोड़ी संभावना होती है। विभिन्न श्रेणियों के आकार में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। यह भी एक वर्गीकृत निर्देशन का दोष है। अगला है बहुस्तरीय निर्देशन। बहुस्तरीय निर्देशन विधि के अंतर्गत पहले अध्ययन क्षेत्र, फिर ग्राम या नगर, फिर ग्राम या नगर में से अध्ययन समूह, फिर उस समूह में से परिवार या इकाई का चयन किया जाता है। मतलब क्रमशः हम एक स्तर के बाद दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। जैसे यदि हमें किसी अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते समय अगर हमें उज्जैन लेना है तो उज्जैन जिला, फिर उज्जैन जिले की कौन कौन सी तहसील, उन तहसील के कौन से गांव और नगर, और फिर उन नगरों या गांवों के कितने परिवार या कितनी इकाइयां। यदि इस प्रकार निर्देशन किया जाए तो इस प्रकार का निर्देशन बहुस्तरित निर्देशन कहलाता है। अभी तक हम संभावना निर्देशन विधि की चर्चा कर रहे थे। अब हम असंभावना निर्देशन विधि की चर्चा करेंगे। डॉक्टर अग्रवाल एवं पांडे के अनुसार जब अध्ययनकर्ता किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखते हुए
अपनी इच्छानुसार समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करता है तो ऐसे निर्दर्शन को उद्देश्यपूर्ण या सविचार निर्दर्शन कहा जाता है। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चयन करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय, उसका उद्देश्य ही प्रमुख होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। अध्ययन से संबंधित अनेक विषय इस प्रकृति के होते हैं कि उनसे संबंधित वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ विशेष इकाइयों का अध्ययन आवश्यक होता है और उद्देश्यपूर्ण सविचार निर्दर्शन इसको पूरा करता है। जैसे गंभीर अपराधियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन करना। स्वाभाविक है, हमें इसके लिए गंभीर अपराधियों के परिवारों का ही चयन करना है जो सीमित संख्या में होते हैं और बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इस स्थिति में देव निर्दर्शन के स्थान पर अध्ययनकर्ता समग्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लेता है और उनके अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त करता है। उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन एक सरल और मितव्ययी प्रणाली है, परंतु सामाजिक अनुसंधान में उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन के प्रयोग को तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक अध्ययन विषय की प्रकृति को देखते हुए ऐसा करना, ऐसा निर्दर्शन प्राप्त करना बहुत आवश्यक ना हो। इस प्रकार के निर्दर्शन के गुण हैं: निर्दर्शन का आकार छोटा। दूसरा है, यह कम खर्चीली अध्ययन पद्धति है। तीसरा है, इसमें अध्ययन कम समय में पूर्ण हो जाता है। और चौथा गुण है कि विशेष प्रकार के अध्ययनों में यह विधि बहुत उपयोगी है। उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन के कुछ दोष भी हैं। पार्टेन कहते हैं कि समस्त संख्या शास्त्रियों को सविचार निर्दर्शन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। वह इस प्रकार के निर्दर्शन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार इस प्रकार के निर्दर्शन में पक्षपात की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार के निर्दर्शन में अध्ययनकर्ता को समग्र का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि सदैव संभव नहीं होता। निष्कर्षों में परिशुद्धता की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता अपने मन से चयन करके इकाइयों से जानकारी प्राप्त करता है और इसके आधार पर संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। इसका दूसरा प्रकार है आकस्मिक निर्दर्शन। आकस्मिक निर्दर्शन पूर्णतया मनमाने ढंग का एवं अवैज्ञानिक निर्दर्शन है। अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छानुसार समग्र सूची से आवश्यक संख्या में इकाइयों का चयन करता है और उनका अध्ययन करके निष्कर्षों को प्राप्त करता है। इस प्रकार के निर्दर्शन में समय एवं धन की बचत होती है, परंतु इसमें पक्षपात की बहुत अधिक संभावना होती है और इसके कारण यह निष्कर्ष समाज के लिए उपयोगी होंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम होती है। निर्दर्शन के अन्य प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो उसमें दो प्रकार और आते हैं। पहला है स्वयं चयनित निर्दर्शन। स्वयं चयनित निर्दर्शन विधि के अंतर्गत अध्ययन की इकाइयां स्वयं अध्ययन की इकाई के रूप में अपना चयन करती हैं। जैसे यह सिगरेट आपको क्यों पसंद है? संतोषजनक उत्तर देने पर इनाम का प्रस्ताव दिया जा सकता है या कोई और प्रस्ताव दिया जा सकता है, और जो उत्तरदाता स्वयं अपनी राय देंगे वह ही निर्दर्शन के अंग बन जाएंगे। अगला है
पुनरावृत्ति पूर्ण निदर्शन विधि। पुनरावृत्ति पूर्ण निदर्शन विधि के अंतर्गत निदर्शन एक बार में ना करके आवश्यकतानुसार अनेक बार 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 किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद।